तो हम पिछले वीडियो में बात कर रहे थे चार्टर एक्ट के बारे में। 1813, 1833 और 1853 में चार्टर एक्ट आए और उसके बाद जहां बात हमने ख़त्म की थी कि 1857 में भारत का पहला मुक्ति संग्राम लड़ा गया और किसान, मजदूर, सामंत, देशी राजा, नवाब, सैनिक, ये सब मिलकर के इन्होंने पहली बार अंग्रेजी शासन का, विदेशी शासन का मुकाबला किया और इसके परिणाम स्वरूप पहली बार ब्रिटिश सरकार को भारतीयों की ताकत का अंदाजा हुआ और उन्हें ये लगने लगा कि अगर भारतीयों को कुछ अधिकार नहीं दिए गए, अगर भारत के शासन में सुधार नहीं किया गया तो बहुत जल्द हमें यहाँ से जाना पड़ेगा। हालांकि 1857 का जो पहला मुक्ति संग्राम था वह अपने उद्देश्यों में सफल नहीं हो सका, लेकिन उसका महत्व इस बात में था कि इसके कारण से भारतीय पहली बार अपने परंपरागत मतभेदों को भुला करके कहीं न कहीं एकजुट हुए ब्रिटिश शासन के विरुद्ध और कुछ अर्थों में वह ब्रिटिश शासन को झुकाने में भी कामयाब हुए। इसी 1857 के मुक्ति संग्राम का परिणाम था कि 1858 में एक एक्ट ब्रिटिश संसद के द्वारा बनाया गया जिसको भारत सरकार अधिनियम, इंडियन गवर्नमेंट एक्ट 1858 कहा जाता है। इस एक्ट की सबसे बड़ी बात यह थी कि इस एक्ट के द्वारा, इस भारत सरकार अधिनियम 1858 के द्वारा भारत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन का अंत हो गया। अब भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन नहीं रहा और अब भारत का शासन ईस्ट इंडिया कंपनी से छीन करके ब्रिटिश क्राउन के हाथों में चला गया। दूसरी बात इस एक्ट की ये थी कि बोर्ड ऑफ कंट्रोलर्स और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो बनाए गए थे ईस्ट इंडिया कंपनी को नियंत्रित करने के लिए, क्योंकि अब कंपनी का शासन नहीं रहा तो उनका भी अंत कर दिया गया और उनके अधिकार जो हैं वो भारत मंत्री को हस्तांतरित कर दिए गए। जैसा मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि भारत संबंधी मामलों को देखने के लिए ब्रिटिश मंत्रिमंडल में एक पद भारत मंत्री का सृजित किया गया। अब भारत से संबंधित भारत के शासन से संबंधित सारे अधिकार भारत मंत्री को हस्तांतरित कर दिए गए। भारत मंत्री की सहायता के लिए 15 सदस्यों की एक एग्जीक्यूटिव, जिसको इंडियन काउंसिल कहा गया, वह बनाई गई, भारत परिषद बनाई गई जिसमें 15 सदस्य होते थे। भारत मंत्री को यह अधिकार दिया गया कि वह इस 15 सदस्य जो भारत परिषद या जो एग्जीक्यूटिव थी उसके निर्णयों को रद्द कर सकता था, किंतु वित्तीय मामलों में निर्णय परिषद के बहुमत से ही लिए जाते थे। इस भारत परिषद की बैठक सप्ताह में एक बार आवश्यक थी। गणपूर्ति, कोरम का अर्थ है कि किसी भी बैठक के लिए कम से कम कितने व्यक्तियों का उपस्थित होना आवश्यक है, वह उस मीटिंग के लिए आवश्यक गणपूर्ति या कोरम कहलाता है। उसके अभाव में वह मीटिंग कैंसिल हो जाती है। तो ये जो परिषद की बैठक होती थी, भारत परिषद की जो बैठक होती थी, उसकी गणपूर्ति 5 थी। कम से कम 5 सदस्य उसमें उपस्थित होने चाहिए थे। अगर मत विभाजन में मत बराबर होते थे तो भारत मंत्री जो इस परिषद का अध्यक्ष होता था उसको निर्णायक मत देने का अधिकार होता था। अगली बात इस एक्ट की ये थी कि गवर्नर जनरल की जगह अब वायसराय का पद सृजित किया गया। यहाँ विद्यार्थी आप लोग कृपया ध्यान दें कि 1858 के एक्ट के पहले गवर्नर जनरल का पद होता था। 1858 के एक्ट लागू होने के बाद गवर्नर जनरल का पद समाप्त हो गया। अब उसकी जगह वायसराय होता था। इस रूप में लॉर्ड कैनिंग जो है वह भारत का अंतिम गवर्नर जनरल और प्रथम वायसराय था।
यह वायसराय सीधा ब्रिटिश महारानी का प्रतिनिधि होता था, न कि ईस्ट इंडिया का प्रतिनिधि होता था। जबकि जो गवर्नर जनरल होता था उससे पहले वो ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रतिनिधि होता था। तो ये 1858 के एक्ट की मुख्य बातें थी। और आप हमेशा ध्यान रखें कि 1858 का एक्ट बड़ा इंपॉर्टेंट एक्ट है, और इस रूप में इंपॉर्टेंट एक्ट है कि यही वो एक्ट था जिससे ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन का अंत हुआ और भारत का शासन अब सीधा ब्रिटिश क्राउन या हम कहें ब्रिटिश गवर्नमेंट के हाथों में चला गया, क्योंकि वहाँ का जो क्राउन है, जो राजा है, वह तो नाम मात्र का शासन है, उसका वास्तविक शासन वहाँ के मंत्रिमंडल के हाथ में होता है। इसलिए उसके हाथों में भारत का शासन चला गया और भारत परिषद का सृजन हुआ, इंडियन काउंसिल का सृजन हुआ 15 सदस्यीय, जिसको पूरे अधिकार दिए गए भारत के संबंध में निर्णय लेने के। भारत मंत्री को उसका अध्यक्ष बनाया गया। और तीसरी महत्वपूर्ण बात इस एक्ट की थी कि गवर्नर जनरल की जगह अब वायसराय का पद सृजित किया गया और वायसराय ही अब महारानी का सीधा प्रतिनिधि होता था। और इस रूप में लॉर्ड कैनिंग भारत का अंतिम गवर्नर जनरल और प्रथम वायसराय था। इसके बाद 1861 में जो भारत परिषद बनाई गई, इंडियन काउंसिल बनाई गई, उसके लिए एक एक्ट आया जिसको इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 कहा जाता है, भारत परिषद अधिनियम 1861। इस एक्ट में ये जो वायसराय की 15 सदस्यीय कार्यकारिणी थी उसका विस्तार किया गया। 4 सदस्य जो एग्जीक्यूटिव होती थी, पहले वायसराय की जो कार्यकारिणी होती थी जो 4 सदस्य होती थी, उसका विस्तार किया गया और उसमें 5वां सदस्य नियुक्त किया गया और इस परिषद को उस कार्य संचालन के अधिकार के नियम बनाने के अधिकार दिए गए। 1861 के एक्ट की दूसरी महत्वपूर्ण बात यह थी कि इस एक्ट के द्वारा विभागीय प्रणाली, पोर्टफोलियो सिस्टम की शुरुआत हुई। जैसे आज आप देखते हैं कि सरकार के विभिन्न विभाग होते हैं, जैसे गृह विभाग है, वित्त विभाग है, उद्योग विभाग है, मानव संसाधन विकास विभाग है। तो ये जो सरकार के अलग अलग विभाग होते हैं, ये विभागीय प्रणाली कहते हैं, हम इसको पोर्टफोलियो सिस्टम कहते हैं। ये पोर्टफोलियो सिस्टम की शुरुआत भारत के शासन में 1861 के एक्ट से हुई। तीसरी महत्वपूर्ण बात 1861 के एक्ट की ये थी कि इसमें वायसराय को अध्यादेश जारी करने की शक्ति, असाधारण शक्ति प्रदान की गई। आज भी अगर हम भारत के संविधान को जब आगे हम पढ़ेंगे तो हम देखेंगे कि भारत में राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति होती है। अध्यादेश का अर्थ यह है कि जब लेजिस्लेचर काम नहीं कर रही हो, जब विधायी परिषद या विधायिका या जिसे हम पार्लियामेंट या संसद कहते हैं, वह जब कार्य नहीं कर रही होती है, यानी बीच बीच में जो अवकाश आते हैं, तो उस समय में अगर किसी विशेष कानून बनाने की आवश्यकता होती है, तो जैसे वर्तमान में राष्ट्रपति को ये शक्ति है कि वह उस जब संसद नहीं चल रही हो तब भी विशेष परिस्थितियों में अपनी शक्ति का प्रयोग करते हुए अध्यादेश जारी कर सकता है। उसी तरह से वायसराय को उस समय ब्रिटिश शासन के समय 1861 के एक्ट में अध्यादेश जारी करने की असाधारण शक्ति प्रदान की गई। वायसराय को एक और अधिकार दिया गया कि वह प्रांतों में विधान परिषदें स्थापित कर सकता था, यानी प्रांतों में संसद विधानसभाओं की स्थापनाएं कर सकता था और खासकर बंगाल, उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत और पंजाब में उसे विधान परिषद स्थापित करने की शक्ति प्रदान की गई। न केवल विधान परिषद स्थापित की गई, बल्कि बॉम्बे और मद्रास में जो विधान परिषदें बनाई गई उनको कानून बनाने का अधिकार भी दिया गया। जो छोटे प्रांत होते थे, जैसे आजकल केंद्र शासित प्रदेश होते हैं, वैसे छोटे प्रांतों के लिए वायसराय को लेफ्टिनेंट गवर्नर की नियुक्ति करने का अधिकार दिया गया। इसके अलावा भारत सचिव जो है वो उसको यह अधिकार दिया गया कि वह सेनापति को, भारत में जो चीफ ऑफ आर्मी होता था, उसको वायसराय की कार्यकारिणी में अतिरिक्त सचिव के रूप में नियुक्त कर सकता था। तो ये 1861 का भारत परिषद अधिनियम था।
यहाँ आप अब ये देखेंगे कि 1861 के भारत परिषद अधिनियम और बाद में आने वाले जो एक्ट हैं कि ब्रिटिशर्स ने, अंग्रेजों ने भारत में केंद्रीय शासन स्थापित करने का प्रयास किया, क्योंकि भारत में प्रशासन इससे पहले बिखरा हुआ है, छोटे छोटे प्रांतों और रियासतों में विभाजित है। उसको एक पावर के, एक सेंट्रलाइज्ड पावर, एक केंद्रीय शक्ति, एक केंद्रीय सत्ता के अधीन लाने का प्रयास अब आरंभ हुआ। और इस रूप में सबसे पहले वायसराय को शक्तिशाली बनाने का प्रयास किया गया। जैसे 1861 के एक्ट में अगर आप देखें तो वायसराय को बहुत पावरफुल बनाया गया, उसको बहुत सारे अधिकार दे दिए गए, उसकी कार्यकारिणी को बहुत सारे अधिकार दे दिए गए। इसी का विस्तार आगे आने वाले एक्ट में होता है। इस बीच में 1885 में हम सब जानते हैं, 28 दिसंबर 1885 को बॉम्बे में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई, इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना हुई। वह कैसे हुई उसके बारे में अलग अलग कहानियां हैं। एक अंग्रेज ऑफिसर A.O. ह्यूम ने भारत के कुछ नेताओं के साथ मिलकर के उसकी स्थापना की। हालांकि कांग्रेस की स्थापना को लेकर के अलग अलग मत हैं, कुछ उसे एक सेफ्टी वॉल्व के रूप में देखते हैं, क्योंकि देखिए 19वीं शताब्दी के आरंभ से ही भारत में वैधानिक सुधार और सामाजिक सुधार की प्रक्रिया शुरू हो चुकी थी। कई भारतीय जो अंग्रेजी शिक्षा ग्रहण कर चुके थे, जिन्होंने अंग्रेजी शिक्षा के कारण से स्वतंत्रता, समानता और न्याय जैसे सिद्धांतों का जब अध्ययन किया तो उन्होंने भारत के समाज में स्वतंत्रता, समानता और न्याय जैसे मूल्यों को स्थापित करने का प्रयास करना आरंभ किया। और राजा राम मोहन राय से लेकर के आगे तक हम देखते हैं कि सामाजिक सुधार की एक लंबी परंपरा चलती है। इन सामाजिक सुधारों के साथ साथ राजनीतिक सुधार के लिए भी प्रक्रियाएं शुरू हुई, और इसका सबसे पहला केंद्र बंगाल था, जहाँ यंग बंगाल मूवमेंट होता है और कई सारे दूसरे छोटे छोटे मूवमेंट होना शुरू होते हैं। इसी तरह स्थानीय स्तर पर जो किसान हैं, लेबर हैं, वह स्थानीय सामंतों के विरुद्ध विद्रोह शुरू कर देते हैं। तो एक हलचल शुरू होती है, एक सुधार की प्रक्रिया की हलचल शुरू होती है। धीरे धीरे भारतीयों के अंदर अंग्रेजों के प्रति, अंग्रेजी शासन के प्रति गुस्सा बढ़ने लगता है। लेकिन ये जो आंदोलन है, ये जो सुधार आंदोलन है, ये जो रिफॉर्म मूवमेंट है, वो एक छोटे छोटे पॉकेट में हो रहे हैं, स्थानीय स्तर पर हो रहे हैं और छितरे हुए हैं, बिखरे हुए हैं। लेकिन अंग्रेजों को ये लगता था, ये डर लगता था कि ये अगर एकजुट आंदोलन कहीं हो गया, जैसा 1857 का विद्रोह हुआ, वैसा कोई अगर एकजुट बड़ा आंदोलन हो गया तो वह अंग्रेजी शासन को भारत से खत्म कर देगा। इस रूप में उन्होंने भारत का जो पढ़ा लिखा मध्यवर्गीय युवा तबका था उसको मिलाकर, उसको साथ लेकर के कांग्रेस की स्थापना की, ताकि उनके जरिए भारतीयों की क्या डिमांड्स है, भारतीयों की क्या मांग है, उसको समझा जा सके और उस मांग के अनुरूप भारतीयों के लिए सुधार किए जा सके। और इसी रूप में 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई। इसीलिए इसको एक सेफ्टी वॉल्व के रूप में देखा जाता है। लेकिन ये जैसे भी हुई हो, लेकिन इसका एक बड़ा लाभ ये मिला कि अब भारतीय कांग्रेस के माध्यम से अंग्रेजी शासन के सामने अपनी डिमांड्स प्रस्तुत करने लगे और भारतीयों को संतुष्ट करने के लिए अंग्रेजों को अब कुछ कदम उठाना जरूरी हुए। इस रूप में अगला जो एक्ट आया वो 1892 का भारत परिषद अधिनियम है। इस भारत परिषद अधिनियम में सबसे पहली बात तो ये हुई कि जो केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषदें थी, अपन ने देखा कि 1861 के अधिनियम में वायसराय को कुछ प्रांतों में विधान परिषद स्थापित करने का की ताकत मिली। इसके अलावा केंद्र में 12 सदस्यीय विधान परिषद होती ही थी। तो इन विधान परिषदों का विस्तार किया गया और अब इसमें कम से कम जो 6 पहले अतिरिक्त सदस्य होते थे, अब इसका विस्तार करके कम से कम 10 और अधिक से अधिक 16 अतिरिक्त सदस्य रखे जाने का प्रावधान किया गया। बंबई और मद्रास के विधान परिषदों में कम से कम 8 और अधिक से अधिक
20 अतिरिक्त सदस्य हो सकते थे। यानी लेजिस्लेचर की पावर बढ़ाई जाने लगी। लेजिस्लेचर जहां पर कानूनों का निर्माण होना था, वहीं पर भारतीयों की बात को सुना जा सकता था। तो अब उसमें उसके सदस्यों की संख्या का विस्तार किया जाने लगा, उसकी ताकत को बढ़ाने का प्रयास होने लगा। विधायी परिषदों में गैर सरकारी जो सदस्य होते थे, यानी जो नॉन गवर्नमेंटल मेंबर्स थे, उनका मनोनयन इस प्रकार किया जाता था कि वह परोक्ष निर्वाचन के समान था। जो विधान परिषदें थी, उनको वार्षिक बजट पर अब बहस करने का अधिकार दिया गया। अब तक ये अधिकार नहीं होता था। अगर उसमें कोई इंडियन मेंबर भी है तो उनको यह अधिकार नहीं था कि वो बजट पे या किसी चीज पर बहस कर सके। लेकिन अब इस एक्ट के द्वारा, जैसा मैंने बताया कि कांग्रेस की स्थापना के बाद भारतीयों को कुछ अधिकार देने की बात सामने आई, और इसी रूप में अंग्रेजों ने इस एक्ट में, भारत परिषद अधिनियम ने, विधान परिषदों को वार्षिक बजट पर बहस करने का और सार्वजनिक हित के विषयों पर प्रश्न पूछने का अधिकार दिया। लेकिन यह अधिकार पूरा नहीं था। इस प्रश्न पूछने का अधिकार तो दिया गया, लेकिन उस प्रश्न का जो उत्तर होता था उस पर विवाद नहीं किया जा सकता था, यानी सप्लीमेंट्री क्वेश्चन नहीं पूछा जा सकता था। सरकार अगर कोई विधेयक प्रस्तुत करती थी तो उस पर भी वाद विवाद करने का अधिकार विधायी परिषदों को, विधान परिषदों को या लेजिस्लेचर को दिया गया। वायसराय को यह अधिकार दिया गया कि वह अपनी परिषद में नियुक्ति के लिए नियम बना सकता था। तो ये था 1892 का भारत परिषद अधिनियम। अगली वीडियो में हम बहुत महत्वपूर्ण 1909-1919 के एक्ट के बारे में बात करेंगे। थैंक यू।